अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ASQ लाइव। जैसा कि आपको पता है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर अपोजिशन में कह रहा हूँ, जो हुकूमत का हिस्सा है उनको भी मैं अपोजिशन कह रहा हूँ। मुस्लिम लीग नून ने, आपने देखा कि सोशल मीडिया पर जो एक उनके दौर में एक बड़ा जो अहम उन्होंने काम किया था, NTS जो असातिज़ा की तकर्री थी, उस हवाले से उन्होंने कहा जी कि मेरिट की बुनियाद पर सारा कोई था, लेकिन जो अनवारुल्लाह की हुकूमत है इसको ख़त्म करना चाह रही है या ख़त्म कर दिया है। दूसरा, आपने देखा कि पहले ही आज़ाद कश्मीर के अंदर इतना बड़ा बोझ है कि 40 के करीब वज़रा मशीरान मौजूद हैं, और अब उनकी जो है वो हाउस रेंट में भी जो 50,000 रुपये का इजाफा कर दिया है। हुकूमत करने क्या जा रही है आज़ाद कश्मीर हुकूमत? क्या वजह है कि ये सारी आवाम जो है वो भूखी मर रही है, और जो एलिट क्लास है वो अपने जो अखराजात हैं वो बढ़ा रही है। ये सब कुछ क्या चल रहा है? मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट उमर फारूक साहब मौजूद हैं। उमर फारूक साहब, NTS है क्या और ये मामला क्या है जो एक बड़ा शोर चल रहा है आज़ाद कश्मीर के अंदर के अनवारुल्लाह का हुकूमत ये ख़त्म कर रही है, लेकिन उनके लोग कह रहे हैं कि इसको ख़त्म नहीं किया, इसमें पता नहीं कोई 10 नंबर का जो एक हुकूमत के पास इख्तियारात थे उसको ख़त्म किया। ये क्या मामला क्या है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज सब देखें, NTS के हवाले से मैं दो बातें कहूँगा। पहली बात ये है कि ये राजा फारूक हैदर साहब की हुकूमत इसको अपना कारनामा गिनवाती है और कहती है कि हमने तमाम इदारों में जो सरकारी इदारे हैं वहाँ उनकी भर्ती के लिए NTS का टेस्ट जो है वो लाजमी करार दिया था। ये थर्ड पार्टी समझ लें वो टेस्ट देती है। मसलन हुकूमत ने तरक्यात में कोई तकर्रियाँ करनी है तो वो एक थर्ड पार्टी, आसिफ साहब जैसे थर्ड पार्टी है, वो उसको देगी कि भाई इसके लिए आप टेस्ट लेंगे कौन कौन से उम्मीदवार अहल होंगे। वो जो अहल उम्मीदवार होती है फिर उसमें से वो सिलेक्शन होती है। तो ये किस तरह का एक सिस्टम था, और पाकिस्तान में मुख्तलिफ इदारों में ये यहाँ नाफिज भी है, और उसके ज़रिए से ये थर्ड पार्टी के ज़रिए से वो तकर्रियाँ होती भी हैं। आज़ाद कश्मीर में NTS पहली दफ़ा नाफिज हुआ, लेकिन मज़े की बात है, कल किसी ने बड़ी ज़बरदस्त एक पोस्ट शेयर की थी। उस पोस्ट में क्या था, मुस्लिम लीग नून ने NTS का सिस्टम तो नाफिज किया था, लेकिन उस सिस्टम में वो किसी ने जो साबिक़ वज़ीर हुकूमत मुश्ताक मिनार के हल्के के जो उनकी बरादरी के कुछ 5-10 लोग थे, उनके नाम और उनके जो महकमे दिए हुए थे कि ये लोग भर्ती किए गए, ये सारा NTS का कमाल था। उनका कहना यह था कि जिन्होंने मेरिट की खिलाफ वर्जी करनी होती है तो वो NTS को भी नहीं पूछते, वहाँ भी वो अपनी डटी मार देते हैं। तो बात करने वालों के लिए कोई मुश्किल तो नहीं होती कि जहाँ भी करना चाहें, क्योंकि जब हुकूमत बैठी हो, वजीर बैठे हो, तो वहाँ NTS की थर्ड पार्टी कितनी एक जोर लगाएगी कि वो मेरिट में तकर्रियाँ करें। एक बात। दूसरी बात यह है कि इसे ये जो बिल पेश किए गए, लेकिन नो डाउट के उस NTS के तहत ठीक है हुकूमत ने भी कुछ काम करवाए होंगे, लेकिन उसमें आम लोगों को भी, मैं बेशुमार ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनकी कोई सिफारिश नहीं थी, जिनकी तकर्रियाँ मेरिट पर हुई, खालसतन मेरिट की बुनियाद पर हुई थी आज़ाद कश्मीर के अंदर। ठीक है, ये होगा कि बेशुमार इन्होंने भी भर्ती करवाए होंगे, अपना असर रसूख इस्तेमाल किया होगा, लेकिन आम लोगों को भी उसमें भी काफ़ी रिलीफ मिला, और आम बच्चे जो हैं वो भी जो है वो आला ओहदों पर हेड टीचर, सीनियर टीचर, हेड मास्टर और जो है वो भर्ती हुए। दूसरी बात जो आपने जी, ये मैं कह रहा हूँ कि ये तो सिर्फ आपको एक बताया कि जहाँ जिसका बस चलता है वो करता है, लेकिन सिस्टम अच्छा है, सिस्टम अच्छा है, बहुत अच्छा सिस्टम है। कहीं ना कहीं कोई अहल बंदा उसका तो लग ही जाता है। इसमें जो मेरे ख्याल में जो चौधरी अनवारुल्लाह साहब ने किया वो थर्ड पार्टी रिक्रूटमेंट मंसूख किया उन्होंने, कोई इसमें कोई शिक थी? पर ये इसमें अभी 2-3 हुकूमत के मौक़िफ़ आए। ये एक मौक़िफ़ क्या आया है कि हमने महकमा तालीम के हवाले से NTS ख़त्म नहीं किया, बाकी सरकारी जो मुलाजमतें थी उनके हवाले से NTS ख़त्म किया है। ये पहला मौक़िफ़ था। दूसरा मौक़िफ़ था फिर वो था ये कि हमने मामला अफसर ने हुक्म कहा कि हमने कोई NTS ख़त्म नहीं किया, वो उसी तरह है। तीसरा मौक़िफ़ तर्जुमानों की तरफ से ये आया कि नहीं, उसमें हमारे जो कुछ वो मेम्बरान की तकर्री थी NTS में या कुछ इस तरह के वो जो हम नंबर हुकूमत देती थी उसके हवाले से कुछ तरमीम की हैं। बड़ा
वो तरमीम जब सारी चीजें सामने आएंगी दोबारा से, जब बिल पास होगी फिर देखेंगे कि क्या काम किया। लेकिन अच्छा, जो दूसरा एक जो हुकूमत ने किया है कि वज़रा की जो है वो मरात जो रेंट है उनमें इजाफा कर दिया, और जो जिनके अपने घर में रह रहे हैं वो जो है वो रेंट को भी क्लेम कर सकेंगे, और जो साबिक वज़ीर आज़म है उनको एक क्लर्क जो साबिक वज़ीर आज़म रह चुके हैं, क्या वज़ीर आज़म साहब ने जाने की तैयारी तो नहीं कर ली कि उन्होंने जो साबिक वज़राए आज़म है उनके लिए एक गाड़ी, क्लर्क और ये सारी मराहत उनके लिए भी उन्होंने मुख्तस कर दी हैं। ये लोग एक दूसरे को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, आवाम भूखी मर रही है, लोगों को हॉस्पिटल में आप देख रहे हैं एमरजेंसी के लिए अदवायात नहीं है, और जो प्राइम मिनिस्टर हैं, साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, एक आदमी ने जब वो हुकूमती ओहदे पर होता है, दुनिया में देख लें बरतानिया में कितने वज़ीर आज़म आए, आज कोई नाम ही नहीं ले रहा उनका, लेकिन हमारे मुल्क में देख लें कि उनको प्रोटोकॉल एक मिनिस्टर इतना जब तक वो मरते दम तक मिलता रहता है। ये क्या है सारा कुछ? क्या हम सिर्फ पैदा ही प्रोटोकॉल के लिए हुए हैं? देखें, अनवार साहब जब आए थे तो वो कफायत शियारी और बड़े इनकलाबी ऐलानात कर रहे थे, इक़दाम कर रहे थे। उन्होंने वज़रा की जो पेट्रोल का था वो लिमिट वो 500 लीटर तक कर दी थी, जो वहाँ पहले 1000 और 1200-1500 लीटर तक थी, वो कम कर दी थी। कई वज़रा की नकली बात हुई, वो कहते थे कि यार हमारी जो लिमिट है वो कम कर दी, हम तो सफ़र करने से भी हम कासर हो गए। लेकिन अब अच्छा, और दूसरी तरह ये देखें कि बिजली के बिल्लात और महंगाई और आटे के इशू पे हमारी 4-5 माह से एक तहरीक चल रही है, वहाँ हमें रिलीफ देने में कोई मुश्किलात का सामना है। और तीसरी तरह ये अचानक वज़रा की मुशीरों की मराहत में इजाफा करती है, ये बड़ा अहम चीज़ थी। इससे एक चीज़ तो वाज़ेह हो गई ना कि जब हुकूमत कमज़ोर होती है या हुकूमत को कोई ख़तरा होता है, फिर इस तरह के इक़दाम किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं कि यार वज़रा को काबू रखा जाए, मुशीरों को काबू रखा जाए, MLA को काबू रखा जाए कि ये ना भाग जाए मुझे छोड़कर। तो अनवार साहब को कहीं ख़तरा महसूस हुआ है और उन्हें कहीं स्मेल हुई है कि हुकूमत कमज़ोर हो रही है, तो उन्होंने एकदम से एक लॉलीपॉप दे दिया वज़रा को, ये लो जी भाई पहला लॉलीपॉप तो ये दोगे, जो आपकी मराहत थी हाउस रेंट वगैरह उसमें मैं फौरी इजाफा कर रहा हूँ, जो आपका वहाँ खाना पीना बंद हो गया था चलें यहाँ से शुरू करते हैं, अगर पेट्रोल में कम हो गया था तो यहाँ से पूरा कर देंगे। तो मेरे ख्याल में बहुत ही अजीब फैसला है। एक तो ये, दूसरा साबका वज़ीर आज़म को एक सरकारी गाड़ी, क्लर्क, ड्राइवर, गनमैन, रिहाइश के लिए 3 पुलिस, 3000 सीसी सरकारी गाड़ी, 400 लीटर पेट्रोल। लेकिन अवाम क्या वजह है कि अवाम फिर भी खुश है, फिर भी नारे पर नारा तकबीर, अल्लाह अकबर, जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। कि हम एक आटे की बोरी के लिए 10 किलो आटे के लिए सुबह लाइनों में लगते हैं बेचारे, वो फिर भी नहीं मिलता। और वो भाई पिछले दिनों यहाँ हमारे कुछ साथी दोस्तों ने ये खबर लगाई कि इस्लामाबाद पिंडी में आज़ाद कश्मीर कोटे का आटा ब्लैक में फरोख्त हो रहा है, उसमें कुछ तस्वीरें थी, इससे शेयर किया, वीडियोज भी। अब हालत ये है कि हम तो वो अपना जो कोटा है 3 लाख टन गंदम हमें सरकारी विभाग की तरफ से मिलती है सब्सिडाइज, वो हम पूरी आज़ाद कश्मीर में तकसीम नहीं कर पाते। चोर गुजारी का हालत ये है कि वो जिन मिलों के पास ठेका है वो मिलें उसको गंदम को पीस के वापस इस्लामाबाद पिंडी में फरोख्त कर देती हैं। और हालत ये है कि लोग हमारे एहतजाज कर रहे हैं, ख़वातीन ने एहतजाज किया, शदीद एहतजाज थे, और हुकूमत ने दूसरी से ये बात कर डाली। तो ये मेरे ख्याल में ये अलग तरीका अगर अनवार साहब ने भी अपना लिया है, जो साबका वज़ीर आज़म ने अपनाया था, तो फिर इनमें और बाकियों में कोई फर्क नहीं रहा। चाहे अनवार आए, तो चाहे जो यासीन आए या राजा फारूक हैदर आए, नहीं देखें मामलात जो है वो पहले उनको हल करें। देखें वो जो बिजली के बिल्लात हैं, वो लोग एहतजाज के बावजूद इतना ज़्यादा एहतजाज किया, उन्होंने पहिया जाम हड़तालें की, सारा कुछ किया, लेकिन हुकूमत को टस से मस नहीं है। उनके मामलात जूँ के तू पड़े हुए हैं, और वज़रा की मराहत, साबिक वज़ीर आज़म की मराहत में जो है वो इजाफे पर इजाफा किया जा रहा है। बात असल ये है कि ये भी करें, अगर आपके पास वसाइल है तो ज़रूर करें, हम नहीं कहते कि ना करें, शायद आपको ज़रूरत हो, इससे ज़्यादा की ज़रूरत हो, लेकिन पहले जो अवाम के मसाइल हैं उन पर भी तवज्जो दें कि जो अवाम के बुनियादी मसाइल हैं। आज लोग बिजली के लिए कितना ज़्यादा जो है वो तगोदो कर रहे हैं, आप 1 रुपये यूनिट कम नहीं करने के लिए तैयार, लेकिन दूसरी तरफ आप जो है वो
ایک خاص طبقے کو جو ہے وہ مراحت دے رہے ہیں. ہمارا صرف اتنا اختلاف ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ اگر آپ کو ضرورت ہے تو اور بڑھائیں, لیکن پہلے عوام کے مسائل حل کریں. آپ سابق صدر اور وزیر اعظم کو ضرور مراحت دیں, لیکن یہ تو دیکھیں انہوں نے کون سا مسئلہ کشمیر حل کروا لیا ہے یار, لیکن کون سا کارنامہ سر انجام دے لیا کہ آپ نے ان کی مراحت حیات کر دی ہے. مزہ اگر کوئی 3 ماہ صدر وزیر اعظم رہا یا 1 سال کے لیے رہا تو اس نے سرکاری خزانے سے تنخواہ لی ہے, مراحت لی ہے, پروٹوکول انجوائے کیا ہے, اور جتنا حصہ وہ رہا ہے اسے سارا اس کی اپنے بینیفٹ حاصل کیے ہیں. اس کے بعد اس کو بینیفٹ دینا یا مراحت دینا میرے خیال میں سمجھ نہ آنے والی بات ہے. یا 1 سال کے لیے یا 3 سال کے لیے اگر کوئی وزیر اعظم رہا ہے, صدر رہا ہے, یا 3 ماہ کے لیے بھی رہا ہے, اس کو یاد آپ نے مراحت لکھ دی ہے, تو میرے خیال میں یہاں تو ہر ایک کوشش کرے گا کہ وہ کسی نہ کسی طرح صدر وزیر اعظم بن جائے گا, چاہے 1 دن کے لیے بنے, اس کے بعد وہ ساری زندگی بیٹھ کے گھر پروٹوکول بھی طے کرے, پینشن بھی کھائے اور مراحت سے بھی دوستوں میرے خیال میں زیادتی نظام ہے. ایسا نظام جو ظلم کا نظام ہے یہ نہیں چل سکتا. آپ اگر کوئی مراحت دینا چاہ رہے تھے لیکن چل رہا ہے کتنے عرصے سے عمر فاروق صاحب, یہ ظلم کا نظام چل ہی رہا ہے ہمارے ملک میں. ہم تو سنتے آ رہے ہیں, 20 سال ہو گئے ہیں مجھے بھی کہ جی یہ ظلم کا نظام نہیں چل سکتا, لیکن چل ہی رہا ہے. ان لوگوں نے چلوایا ہوا ہے, دیکھ لیں کتنے زور سے کتنے شور سے چلوا رہے ہیں. یہ دیکھیں آخر کب تک چلے گا. اس دفعہ کا احتجاج جو ہوا اس نے لیکن بتا تو دیا. افسوس اس بات کا ہے کہ سیریسلی افسوس اس بات کا ہے کہ جب ہم مثالیں دیتے ہیں تو برطانیہ کی دیتے ہیں, جب ٹیبل ٹاک پر ان لوگوں کو دیکھیں تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے پتہ نہیں آسمان سے تارے جو ہیں وہ توڑ کر زمین پر لے آئے ہیں, لیکن عملی طور پر کچھ بھی نہیں ہے, صرف اپنی ذات کے لیے ہے. میں بھی اگر وہاں پر ہوں نا, میں یہ نہیں کہتا پتہ نہیں اس خون میں کوئی ایسا عنصر شامل ہے کہ جو بھی اس عہدے پر جاتا ہے وہ پھر یہ سمجھتا ہے کہ شاید مجھے اب زندگی میں کبھی موقع ملے یا نہ ملے, جو بنتا ہے بنا لو. لیکن پھر ہم مثالیں جو ہے وہ برطانیہ کی دیتے ہیں. میں ایک دن پڑھ رہا تھا کہ لارڈ منٹگمری جنہوں نے جو برِ صغیر میں جو ہمارے لارڈ رہے ہیں, انہوں نے ایک دفعہ جب وہ برطانیہ واپس آئے تو انہوں نے کورٹ میں کیس کیا کہ میرے اخراجات پورے نہیں ہو رہے, میں لارڈ رہا ہوں, بڑے اہم عہدے پر رہا ہوں, میں نے وہ ملک بنوائے, سارا کچھ کیا, تو میرے اخراجات میں اضافہ کرو. تو یہاں کی کورٹ نے کہا کہ تم اس وقت تنخواہ لیتے تھے, اگر تمہارا خرچہ پورا نہیں ہوتا اس میں ہم کیا کریں, جاؤ اپنا خرچہ انہی پیسوں سے پورا کرو, ہم آپ کو مزید نہیں دے سکتے. محنت مزدوری کرو یا کام کرو, لیکن حکومت آپ کو یا حکومت وقت عوام کا پیسہ کاٹ کر, ٹیکسوں کا پیسہ کاٹ کر آپ کو نہیں دے سکتی. آپ اس وقت جب تھے آپ تنخواہ لیتے رہے ہیں, فری میں آپ سے کام نہیں لیا ہم نے. بھائی المیہ نظر ہم اپنے لوگوں کو جو کشمیر کے عوام کو 400 یونٹ بجلی ان کو صرف ضرورت ہے وہ ہم وہ فراہم نہیں کر سکے. لیکن سابق وزیر اعظم کو تو فری مل گئی ہے نا. ہاں ہم لوگ تو رہے تھے, ہم ان کو سبسڈائز بجلی نہیں دے سکتے, یا ہم ان کو جو بجلی کے بلوں میں ناروا اضافہ تھا وہ ایک دفعہ تو واپس لے لیا, لیکن ہم سنا ہے کہ دوبارہ لگ کے آ رہا ہے اور بعض جگہوں کے کنیکشن بھی کاٹے گئے ہیں. تو ہم عوام کے لیے تو کہیں بھی کوئی مراحت یا کہیں بھی کوئی ایسی چھوٹ نہیں دے سکتے جس سے عوام کو کوئی فائدہ ہو رہا ہو, لیکن اپنا جو فائدہ یا اپنی جو مراحت میں اتنی دیر کی لگاتے یہ اس میں سارے پارٹی بھی, نون لیگ بھی, پی ٹی آئی بھی, سب اکٹھے ہو جاتے ہیں, سب اکٹھے ہو جاتے ہیں, دو سے پاس ہو جاتے ہیں. کیسے مل کے کوئی بھی مخالفت نہیں کرتا کہ یار یہ نہ کرو, یہاں سارے سب کھڑے ہو کے کر دیتے ہیں کہ زندہ باد. اچھا جو اجلاس تھا, جو آزاد کشمیر کا اجلاس ہوا ہے اسمبلی کا, اس میں چودھری مقبول گجر کو جو ہے وہ اجلاس میں آنے سے کیوں روک دیا گیا؟ کیا وہ جو کیس تھا اس وجہ سے یا کوئی اور وجہ تھی؟ دیکھیں وہ ان کا جو کیس تھا ابھی اس نے الیکشن ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ وہ جو ان کے مقابلے میں چودھری اسماعیل گجر تھے نون لیگ کے, انہوں نے درخواست دی تھی کہ ووٹوں کی دوبارہ گنتی کی جائے. تو میں ہمیں 20 دن میں سپریم کورٹ نے یا 1 مہینے کے اندر الیکشن کمیشن کو حکم دیا ہے کہ دوبارہ ووٹوں کی گنتی کرائیں اور جو آپ کا اعتراض تھا وہ ختم کیا جائے. اور اگر وہ کہتے ہیں کہ اسماعیل گجر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اگر ووٹوں کی دوبارہ گنتی ہوتی ہے
تو شاید وہ جیت جائیں گے. تو میرے خیال میں آپ دیکھتے ہیں کہ مقبول گجر اس فیصلے کے خلاف اپیل کرتے ہیں یا پھر وہ الیکشن کمیشن اگر دوبارہ وہ تو گنتی کراتا ہے وہ اس کو قبول کرتے ہیں یا بائیکاٹ کرتے ہیں یا آئندہ چند دنوں میں واضح ہو جائے گا. وہ بیسکلی ان کے خلاف وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جس کی بنا پر انہیں اجلاس میں آنے سے روکا گیا. بہت شکریہ عمر فاروق صاحب، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. ناظرین، اگلے ہفتے کو انشاءاللہ ہم مزید آپ کو آزاد کشمیر کی موجودہ صورتحال پر اپڈیٹ کریں گے. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے. ہمارے پروگرام کو لائک اور شیئر کرتے رہیں. بہت شکریہ. اللہ ہم سب کا حامی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. Let's read the Quran. Contact us to learn. Translation, Tafsir, Nazra Quran Majid, Sharia issues.